हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल दी बायो वर्ल्ड पे। आपको ये बात पता चल गया है कि नीट का जो एग्ज़ाम है जो 3 मई को होने वाला था, अब वो एग्ज़ाम 26 जुलाई को पोस्टपोन कर दिया गया है। हम लोग आज के लेक्चर में ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें ताकि बचे हुए जो दिन हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80 डेज़ हैं। अगर हम कल से स्टार्ट करें, मतलब अगर हम 7 मई से स्टार्ट करते हैं, 7 मई से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास 80 डेज़ है। हम लोग आपको इस लेक्चर में लर्निंग स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। आपकी जो लर्निंग है उसको अच्छे तरीके से प्लान करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस लेक्चर को बच्चे तो सुने ही, बट बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स सुने। यस सर, क्योंकि इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए या ये स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर। और फ़िलहाल आपकी जो फैमिली है, मतलब आपके मम्मी, आपके पापा इस समय आपके साथ ही हैं। यस सर। तो आप बच्चों के साथ साथ ये इस लेक्चर को उनके पेरेंट्स को भी सुनना है, ताकि आपकी जो फैमिली है, मतलब स्टूडेंट, मदर, फादर और ब्रदर और सिस्टर, इनके बीच में एक सेम चीज़ें, इन सबको ये पता हो कि आपको एग्जैक्टली ये जो बचे हुए 80 डेज़ है, उस एग्जैक्टली 80 डेज़ में आपको बच्चे से कैसे काम करवाना है, ताकि आपके बच्चे को 360 मार्क्स, नीट बायोलॉजी की तैयारी हम लोग बता रहे हैं, नीट में 2020 में कैसे 360 में से 360 मार्क्स आए, इसके बारे में हम लोग प्लान आउट करने वाले हैं। यस सर। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 26 जुलाई 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को पोस्टपोन कर दिया गया है। हमारे एग्ज़ाम इतिहास में, हिस्ट्री में एग्ज़ाम हमारे पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन कभी कोई भी एग्ज़ाम इतना पोस्टपोन मेरे लाइफ में तो नहीं हुआ है। 80 डेज़ बाकी है, ऑलमोस्ट 3 मंथ बाकी है। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, इतने लंबे समय तक के लिए आपको कंसंट्रेशन को बरकरार रखना होगा, मैनेज करना होगा। आपको हमेशा ये सोचना है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप एवरेज बच्चों की कैटेगरी में हो, आप बिलो एवरेज की कैटेगरी में हो, आप टॉपर्स की कैटेगरी में हो, आप किसी भी कैटेगरीज में रहें, आपको न खुश होना है न दुख होना है। आपको हमेशा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक ही सवाल पूछना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी गिवन सर्कमस्टेंस में कहाँ है। वेयर इज़ माई अपॉर्चुनिटी इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। यस सर। आपको हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, और ये हैबिट ना आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। यस सर। ये ऐसा जो सर्कमस्टेंसेस है, ये ऐसा सर्कमस्टेंसेस आपको फ्यूचर में भी आ सकता है, या इससे रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस आपको आएंगे। तो आपको हमेशा नए सर्कमस्टेंसेस आएंगे, नए कंडीशंस आएंगे। जब आप प्रोफेशन में जाएंगे, काम करने की कंडीशन में जाएंगे, तो भी आपको नए सर्कमस्टेंसेस आएंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको एक ही सवाल पूछना है, वेयर इज़ माई अपॉर्चुनिटी। आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, या मेरी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आपको ये समझना है। यस सर। तो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। यस सर। और ये सोचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सर्कमस्टेंसेस को कभी मोस्ट ऑफ द टाइम बदल नहीं सकते हो। अगर आप सर्कमस्टेंसेस को बदल सकते हो तो आप बदलोगे, लेकिन जब आप सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदल सकते हो तो आपको खुद को बदलना है। और ये जो 26 जुलाई पोस्टपोनमेंट्स है, इसमें आप डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। पॉसिबली 26 को एग्ज़ाम है, 26 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस आया हुआ है, नया सर्कमस्टेंसेस, इस सर्कमस्टेंसेस पे आपका कोई कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। जब आप ये समझ लेना कि सर्कमस्टेंसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो खुद को कंट्रोल, आप समझ लेना कि फिर आप खुद को कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। और मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे आप खुद को कंट्रोल करें। मैं आपको वो सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा इस प्रोसेस में कि आप कैसे आप खुद को अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कैसे बदल सकते हो, वो हम बात करने जा रहे हैं। हम लोग प्लान करते हैं कैसे कैसे आपको बचे हुए 80 डेज़ में पढ़ाई करनी है। हम लोग एक पैटर्न बताएंगे और उस पैटर्न में ही आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहली बात होती है हमारी स्ट्रेटजी में कि बायोलॉजी की पढ़ाई आपको 2 या ढाई घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो ये पहली बात मैं बोर्ड पे लिखता हूँ।
ये जो 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 2 से ढाई घंटे, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलेंगे, लेकिन वो बिगनिंग में मिलेंगे, है ना। जैसे आपका कोई 2 चैप्टर का एग्ज़ाम है ना, और उस चैप्टर के पीछे आप ऐसे पढ़ गए कि आपने उसको 10 घंटे पढ़ाई किया, 12 घंटे पढ़ाई किए, उसके सारे वीडियो लेक्चर सुन लिए, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिए, 14 घंटे आपने पढ़ाई कर लिए, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। और ये गुड न्यूज़ ये रहेगा कि आपको उस 2 चैप्टर के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आया। यस सर। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बैड न्यूज़ है। लॉन्ग टर्म में ये बैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आपको नीट एग्ज़ाम में 48 आवर्स में, आखिरी 48 आवर्स में या आखिरी 72 आवर्स में आपको आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कम से 2 या 3 बार रिवाइज़ करना पड़ता है। और ये मत भूलिएगा कि आपके साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी है ना। तो आपको पूरी किताब जो होती है बायोलॉजी की, 11th की और 12th की, वो पूरी किताब आपकी कम से कम 48 आवर्स में 2 बार रिवाइज़ होनी चाहिए। और 2 बार रिवाइज़ होने के लिए आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। अब रीडिंग स्पीड ज़्यादा कब होगी? जब आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, रेदर देन आपको स्पीड को कम करो और टाइम को बढ़ाओ। टाइम को आप बहुत बढ़ा लो और स्पीड को कम कर दो, आप नीट क्वालिफाई बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, कुछ 2 चैप्टर में या यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज़ में आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में बैड न्यूज़ है। आप समझिए ना, जितने भी बच्चे नीट अपीयर करते हैं, यस सर, उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज रिपीट करते हैं। और वो रिपीटर से अगर आप सवाल पूछोगे कि आप नीट क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, अगर आप उनको सिंपल सवाल पूछोगे कि क्या आप बायोलॉजी के 38 चैप्टर को आखिरी 48 आवर्स में रिवाइज़ करके गए थे क्या 2 या 3 बार, तो उनका जवाब होगा कि वो शायद 20 चैप्टर रिवाइज़ किए थे, कोई बोलेगा 12 चैप्टर रिवाइज़ किए थे। एक जो स्ट्रेटजी होती है नीट को क्वालिफाई करने के लिए, वो स्ट्रेटजी उनके पास शायद नहीं थी और इसलिए वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, और दे हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ रिपीटर्स। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ है, यू हैव टू स्टडी 2 to 2.5 आवर्स। एक दिन में बायोलॉजी को, मैक्सिमम बायोलॉजी को 2 से ढाई घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, किस कंडीशन में पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी बातों के बारे में हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। यस सर, माइक्रो प्लानिंग करेंगे आपकी। हाँ, तो अब दूसरी चीज़ आती है, वीक में 7 डेज़ होते हैं, है ना। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी अलग होगी, सैटरडे आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी अलग होगी, और संडे आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी अलग होगी। यस सर। तो दूसरी चीज़ है कि आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक किस तरीके से पढ़ाई करनी है, फिर आपको सैटरडे कैसी पढ़ाई करनी है, और फिर आपको संडे कैसी पढ़ाई करनी है। यस सर। तो चलो इसके बारे में फोकस करते हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको जो अपनी पढ़ाई करनी है वो 4 स्लॉट में पढ़नी है। मतलब हम लोग ये जो 2 आवर्स है, ये जो 2 आवर्स है, यस सर, इसको हम लोग 4 स्लॉट में कवर करते हैं, 4 टुकड़ियों में डिवाइड करते हैं। स्लॉट नंबर तो हम लोग क्या करते हैं, आपके ये जो 2 आवर्स है, यस सर, वो हम आपको 4 टुकड़ियों में पढ़ना है मंडे से लेके फ्राइडे तक। यस सर। तो 4 टुकड़ियों में पढ़ना है, मतलब आपका जो एक स्लॉट होगा वो 30 मिनट्स का होगा। आपका जो एक रीडिंग स्लॉट होगा, एक बार में जो आपको मैक्सिमम पढ़ाई करनी है, वो आपको 30 मिनट तक ही पढ़ाई करनी है ना। आपको 1 घंटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपको जो प्लान बताया गया, अगर आपका ये 30 मिनट में नहीं होता है सपोज़, तो आप उसको 35 मिनट कर सकते हो। इसलिए हमने 2 to 2.5 आवर्स बताया हुआ है। इज़ दैट क्लियर? अच्छे से समझ लो। एक बार में आपको 30 मिनट्स ही पढ़ना है, ये बात आपको फिक्स होनी चाहिए। यस सर। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। आपकी जो स्टडी होगी वो 4 स्लॉट में होगी, है ना।
वेरी गुड। अब हम लोग फोकस करते हैं कि मंडे से फ्राइडे में जब आप 4 स्लॉट पढ़ रहे हो तो वो 4 स्लॉट का टाइमिंग क्या होगा। हम लोग ना टाइमिंग आपके ऊपर छोड़ते हैं, यस सर, लेकिन हम फिर भी आपको एक फ्लेक्सिबल टाइम दे सकते हैं, यस सर। तो आप ध्यान से समझिए क्या फ्लेक्सिबल टाइम है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट फ्लेक्सिबल टाइमिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका खुद का भी टाइम हो सकता है, आपको किस टाइम पे नहीं पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा, यस सर। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप 7:30 से लेके 8 o'clock तक आप अपना स्लॉट नंबर 1 रखिए, 7:30 से 8। अब आपको ये अच्छे से समझना है कि 7:30 से अगर आपको मैंने बोला कि आपको 2 आवर्स पढ़ना है तो आप 7:30 से 8:30 और फिर 8:30 से 9:30 2 घंटा आपने बायोलॉजी लगातार पढ़ ली और फिर आप फ्री हो गए पूरे दिन के लिए, तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। आपको बायोलॉजी को ना पीसेस में पढ़ना है, 4 स्लॉट में पढ़ना है और ये चारों स्लॉट लगातार नहीं होना चाहिए। इनके बीच में एटलीस्ट एक मिनिमम 1 आवर का तो गैप होना चाहिए, मिनिमम 1 आवर का गैप होना ही चाहिए, यस सर। तो सपोज़ आप एक स्लॉट, जो पहला स्लॉट है वो 7:30 to 8 o'clock पढ़ाई कर रहे हो, तो आप दूसरा स्लॉट 9 to 9:30 के बीच में आप कर लो, यस सर। और तीसरा स्लॉट है, अब ये इवनिंग में जाएगा, यस सर। तो इवनिंग में आप 5 to 5:30 कर लो और इसको आप 5 to 5:30 कर लो और फोर्थ स्लॉट को आप 7:30 to 8 कर लो, यस सर। ये आपका टाइमिंग फिक्स नहीं होना चाहिए, ये जो आपका टाइम है वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, यस सर। बीच में गैप होना चाहिए। वो गैप पे क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। 1 आवर का गैप होना चाहिए, आप उसको 2 घंटे का भी गैप कर सकते हो। उस गैप में क्या करना है, आप फिज़िक्स पढ़ो, आप केमिस्ट्री पढ़ो, और भी सब्जेक्ट है आप उनको पढ़ो। लेकिन हमारी प्लानिंग के हिसाब से आपको एक दिन में 24 आवर्स में 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। सो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, यस सर। तो स्लॉट नंबर 1 7:30 to 8 है, ऐसा आप डिसाइड करते हैं, यस सर। आप ज़रा ये प्लानिंग हमारी देख लीजिए। तो आप इस प्लानिंग में आप देख पा रहे हैं हमने 4 स्लॉट दिया हुआ है आपको। स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3, स्लॉट नंबर 4। आप ये भी देख सकते हैं इन स्लॉट के ब्रैकेट में हमने गैप दिया हुआ है, हमने स्पेस दिया हुआ है, यस सर। ये स्पेस में आप अपने स्लॉट का फिक्स टाइम रख सकते हैं, यस सर। इज़ दैट क्लियर? आप अपना फिक्स टाइम रख लीजिए। अगर आप 7:30 to 8 रख रहे हैं और 9 to 9:30 रख रहे हैं, 5 to 5:30 रख रहे हैं, 7:30 to 8 o'clock रख रहे हैं, तो ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग फिक्स रहना चाहिए। फिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, है ना, कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आप 7:30 आप अपने स्लॉट को क्या पढ़ना है, आपको स्लॉट में क्या पढ़ना है वो भी आपको लिखा गया। आप ध्यान से देखिए, आपको स्लॉट में क्या पढ़ाई करनी है वो भी दिया हुआ है, यस सर। इज़ दैट क्लियर? नाउ फोकस हियर। तो अब आपको ये समझना है कि एक स्लॉट कैसा होगा, मतलब एक स्लॉट में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो बायो वर्ल्ड के अंदर एक जो 30 मिनट होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक, उस एक 30 मिनट में आपको कैसी स्टडी करनी है वो आप फोकस कीजिए, यस सर। सबसे पहली बात है कि ये जो एक स्लॉट है वो 30 मिनट का होता है और ये जो 30 मिनट होता है इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 30 मिनट को 3 टुकड़ों में या 3 पीसेस में डिवाइड करते हैं। 30 मिनट के जो पहले 15 मिनट होंगे ये फर्स्ट 15 मिनट है, उसके बाद होता है नेक्स्ट 5 मिनट और उसके बाद होता है लास्ट 10 मिनट, यस सर। तो पहले 15 मिनट में आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, आप इस चीज़ को समझिए। पहले 15 मिनट में आपको क्या पढ़ना है ये डिपेंड करता है कि आपका नीट एग्ज़ाम में गोल क्या है,
इज दैट क्लियर? अगर आपका गोल है कि आपको नीट एग्ज़ाम में, अगर आपका गोल है कि आपको नीट एग्ज़ाम में 340 टू 360 मार्क्स लाना है नीट बायोलॉजी में, या अगर आपको 320 से 340 मार्क्स लाना है, या आपका गोल है कि आपको 280 मार्क्स लाना है या 300 मार्क्स लाना है, या आपको 280 से आपको 300 या 320 की रेंज में मार्क्स लाना है, तो आपको इस 15 मिनट में क्या पढ़ना है वो चीज़ भी अलग अलग होगी। अगर आप इस पहली लिस्ट में आते हैं, या आप ये दूसरी लिस्ट में आते हैं, या तीसरी लिस्ट में आते हैं, तो तीनों में आपको पढ़ाई क्या करनी है वो अलग अलग होगा। यस सर? अगर आपका गोल है 280 से 320, आपको नीट 2020 में बायोलॉजी में 360 मार्क्स में से आपको 280 से 320 मार्क्स लाना है। यस सर? जितने भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं नीट एग्ज़ाम में, उन बच्चों के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा वो इस रेंज ऑफ मार्क्स में होगा। नीट 2019 में भी ऐसा हुआ था। यस सर? जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था बच्चों का, नीट का जो रिज़ल्ट है NTA 19 का, उसके अंदर मैक्सिमम बच्चे 280 से 320 के रेंज में थे। और 280 से 320 का जो रेंज है वो बहुत ही आसान रेंज है। इस रेंज में, ये रेंज ऑफ मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़नी है NCERT। थ्री 320 से 340 अगर आपको मार्क्स लाना है तो आपको पढ़ना है लेक्चर नोट्स। यस सर? और अगर आपको 340 से 360 मार्क्स लाना है तो आपको पढ़नी है एक किताब जिसका नाम है ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? तो आपको पढ़नी होगी ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। NCERT यूनिवर्सली सब जगह अवेलेबल है। ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी ये भी यूनिवर्सली सब जगह अवेलेबल है। ये लेक्चर नोट्स क्या होता है ज़रा वो समझने की कोशिश करो। यस सर? लेक्चर नोट्स एग्जैक्टली होता क्या है? लेक्चर नोट्स ये होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके टीचर ने आपको पूरा नोट्स डिक्टेट करवा के दिया हुआ है, या जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे थे तो क्या आप कुछ लेक्चर नोट्स लिख रहे थे, या घर पे आने के बाद आप लेक्चर नोट्स अपना बना रहे थे खुद का नोट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेक्चर नोट्स। यस सर? अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि जिसको 320 और 360 मार्क्स लेना है उसको NCERT नहीं पढ़ना है क्या? यस सर? तो आप ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली NCERT। इन बच्चों को भी NCERT तो पढ़नी ही होगी। यस सर? NCERT तो दोनों बच्चों सभी को पढ़नी है, क्योंकि NCERT इज़ द मदर ऑफ नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए मदर है। यस सर? इज़ दैट क्लियर? तो NCERT तो सभी को पढ़नी है, लेकिन अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को डीप करना होगा, और कॉन्सेप्ट को डीप करने के लिए NCERT कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है। NCERT में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और उस कॉन्सेप्ट में NCERT में कई कई जगह पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को डीपनिंग करने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो लाइंस के बीच में जो गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है, और उसको फिल करने के लिए ये जो किताब है ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। यस सर? यस सर? या आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, और जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं उनके स्टैंडर्ड नोट्स होते हैं, आप वो नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? वो आप वो नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो यूनिवर्सली सब जगह पे अवेलेबल है। यस सर? ओके। तो अब आपकी रीडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? यस सर? ये 15 मिनट में कम से कम आपको 3 to 4 पेजेस पढ़ने हैं। 3 पेज पढ़ना है जब आप ट्रूमैन से पढ़ रहे हो, या बाकी सबसे आप पढ़ रहे हो तो आपको 4 पेज पढ़ना है। यहाँ पे एक साइड जो होती है NCERT की या ट्रूमैन की, जो एक साइड होती है उसको हम एक पेज बोलते हैं। यस सर? इज़ दैट क्लियर? तो आपकी जो रीडिंग स्पीड होगी वो क्या होगी? वो होगी 3 to 4 पेजेस आपको पढ़ाई करनी है।
रीड करना है। 3 to 4 पेजेस आपको पढ़ना है। तो एक पेज आपको करीबन 3 से 4 मिनट में पढ़ना है, एक साइड को 3 से 4 मिनट में पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं, है ना? तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो ब्लैंक तरीके से पढ़ाई करते हैं, ब्लैंक होके पढ़ाई करते हैं, मतलब ऐसे पढ़ते हैं और फिर इधर सोचते हैं उधर सोचते हैं। आपको वैसे नहीं पढ़ना है, आपको पेंसिल लेनी है, पेंसिल का टिप उस पेज से हटाना नहीं है जब तक ये 15 मिनट नहीं होते हैं। जब तक ये 15 मिनट होता नहीं है तब तक पेंसिल का टिप लगा के आपको पढ़ना है। अंडरलाइन नहीं करना है, अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं तो अंडरलाइन करना है, हर एक चीज़ को पूरे लाइन को अंडरलाइन नहीं करना है। आपको पेंसिल का टिप रिमूव नहीं करना चाहिए, मतलब आपका जो पूरा फोकस है, पूरा माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो अब उस पेंसिल के टिप पे है। यस सर। और आपको वैसे पढ़ना है, आपको किसी भी कंडीशन में पेंसिल का टिप बुक से रिमूव नहीं करना है ना? इसलिए आपको हम लोग बोल रहे हैं कम टाइम ही पढ़ना है, मतलब 15 मिनट में 3 से 4 पेज आपको पढ़ने हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? अब जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो ब्लैंक होके पढ़ाई करते रहते हैं और उनके माइंड में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि उनके रीडिंग का ना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यस सर, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो आपको पढ़ने से पहले आप एक बार टाइटल और सब टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग आप देख लो। फिलहाल आप इस रीडिंग के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आप बायोलॉजी में आप एक्सपर्ट ऑलरेडी हो चुके हुए हो, आपको बोनस गैप भी दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो आप ध्यान से समझो कि जब आप ये 3 से 4 पेजेस पढ़ रहे हो तो आप अपने गोल के साथ पढ़ो। आप इस गोल में क्या सीखने वाले हो, है ना? तो वो सवाल पहले से बिठा लो। इज दैट क्लियर? तो अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सीख रहे हो तो आपको सीखना है, आपका गोल ये होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो समझना है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कौन कौन से केमिकल या कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है, मूवमेंट कैसे होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या रिलेशनशिप है। तो आपका गोल ऑलरेडी होना चाहिए और आपको ऑलरेडी पता है, अब सभी टॉपिक आपने कई बार पढ़ लिया हुआ है, तो आपको पता है कि हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है ना? तो आप कुछ पर्पस से पढ़ो, ना कि रैंडमली ब्लैंक होके आप पढ़ाई करो। इज दैट क्लियर? तो हमने ये 5 मिनट का नेक्स्ट स्लॉट रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? और इस नेक्स्ट स्लॉट में पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ में जब आपका बच्चा, पेरेंट्स सुन ले ये बात पेरेंट्स के लिए, कि जब आपका बच्चा 15 मिनट पढ़ाई किया तो आपको 5 मिनट के लिए अपने बच्चे के सामने आना है और आपके बच्चों को, अभी जो स्टूडेंट है उसको ये 3 से 4 पेज में उसने क्या सीखा वो उसको 5 मिनट में लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। आपको लोकल लैंग्वेज में अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? ये एक्सप्लेनिंग 5 मिनट में अब ये सारी बातों को, जो भी आपने सीखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एवरेज या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। अगर आप इस कैटेगरी में, आपका गोल 340 से 360 है और आपको पहले से इस समय मार्क्स उतने आ रहे हैं, तो आप खुद को ही लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। यस सर, इज दैट क्लियर? इस केस में आप अपने काम के लिए, आप अपने गोल को पूरा करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। यस सर। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को, हमको पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए रहता है, टीचर का सपोर्ट चाहिए रहता है। तो उस केस में क्या करना है, आपको बच्चे के साथ में रहना है और आपको बच्चे ने क्या सीखा 5 मिनट में, बच्चे को, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है। आपको ये कुछ नहीं सोचना है कि आपको समझ में आएगा या आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बच्चे को सुनना है कि वो क्या बोल रहा है और वो कैसे बोल रहा है। यस सर। बच्चा कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकता है, वो उसने जो सीखा है वो वही बोलने की कोशिश करेगा। अगर आप बिगनिंग में ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, इस समय आपने ये फर्स्ट टाइम आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं हमारे चैनल पे, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। यस सर। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं और आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं
तो पेरेंट्स ये समझ लें कि बिगनिंग में ये 5 मिनट जब आपका बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है तो वो देख के भी एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप उसको देख के एक्सप्लेन करने दो। यस सर। लेकिन लेटर चीज़ों में, मतलब 10 दिनों के बाद में, आपका बच्चा आपको बिना बुक देखे 3 से 4 पेज में अभी उसने क्या सीखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब आखिरी 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, ये जो लास्ट 10 मिनट है इसमें आपको क्या करना है, ये लास्ट 10 मिनट्स में आपको MCQs करने हैं। आपको पता है कि नीट में आपको क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं, नीट किस फॉर्म में आपको टेस्ट करता है। नीट आपको टेस्ट करता है क्वेश्चन के फॉर्म में। नीट आपको एग्ज़ाम पेपर देता है, आपको थ्योरी पेपर लिखने के लिए नीट नहीं देता है ना, नीट आपको MCQs देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इस समय 3 से 4 पेज में आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है वो आप 5 मिनट में एक्सप्लेन करें, और उस टॉपिक का इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर आप MCQs ख़त्म करें। ये कुछ 10 MCQs हो सकते हैं, ये 15 MCQs हो सकते हैं, ये 20 MCQs हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 50 सॉल्व करते हैं 10 मिनट में, कुछ 30 सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका गोल है, अगर आपका गोल 340 से 360 है तो आपके कम से कम 40 MCQs, 35 प्लस MCQs होने चाहिए। अगर आपका 320 और 340 है तो आपका 25 प्लस MCQs होना चाहिए। अगर आपका गोल 280 से 320 है तो आपका 15 प्लस MCQs होना चाहिए। तो आपको इसमें MCQs करना है। अब आप ये सवाल पूछोगे कि MCQs कहाँ से करना है, तो जितने भी स्टूडेंट बायो वर्ल्ड के हैं उन्होंने पूरे साल में 2 किताबों को सॉल्व किया हुआ है। एक है ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी और दूसरी किताब है फिंगर टिप, है ना। तो तीसरी बुक आप कौन सी ले सकते हैं, आप सेंगेज ले सकते हैं, आप सेंगेज सॉल्व कर सकते हैं। या मैंने आपको बोला था कि जब आप ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी सॉल्व करते हैं तो आपको पेंसिल से सॉल्व करना था, याद है आपको। तो आप क्या कीजिए, वो आप इरेजर लीजिए, उस जो भी आपने अगर MCQs बुक के ऊपर अगर आपने ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारे MCQs हैं, अगर ये MCQs के ऊपर आपने मार्किंग की है तो आप उसको रब करो, और रब करने के बाद उसी बुक से आप फिर से प्रैक्टिस करो। यस सर। और अगर आपको इस समय लॉकडाउन के कंडीशन में अगर आपको सेंगेज मिल सकती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 तो आप सेंगेज लेके सॉल्व कीजिए। यस सर, तीसरी बुक आप सॉल्व कीजिए, और ये प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। या अगर आपके पास 30 इयर्स ऑफ AIPMT है तो आप वो बुक से सॉल्व कीजिए। आप चेक कीजिए कि आपने इस समय कौन सी MCQs बुक सॉल्व नहीं की है। अगर ये चारों बुक्स में से आपने चारों बुक सॉल्व कर ली है, एक बुक को आप MCQs को, किसी एक बुक को फिर से सॉल्व करो आप, है ना। और अगर आपको बुक्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो बुक्स है आप उसी को सॉल्व कर लो। लेकिन ये 10 मिनट में आपको MCQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 5 मिनट और ये 10 मिनट का पर्पस क्या होता है। ये 5 मिनट और ये जो 10 मिनट होते हैं ना, ये आपके रीडिंग को सपोर्ट करते हैं। हम खाली पढ़ने से लर्न नहीं करते। आपने खाली रीड किया तो आपने लर्न किया, ऐसा नहीं होता है। लर्निंग के अलग अलग मैकेनिज़्म होते हैं, लर्निंग के अलग अलग तरीके होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ के अपनी लोकल लैंग्वेज में आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो या आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, तो ये भी एक तरीका है सीखने का, लर्निंग करने का। आपने किसी भी चीज़ को रीड किया, अब उस पर बेस्ड अपॉन जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो ये भी एक तरीका है सीखने का। जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आप गलती करेंगे, आप मिस्टेक करेंगे, तो आप पीछे आंसर देखेंगे, तो ये भी एक तरीका है सीखने का। जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपने क्या पढ़ा था आप वो भूल गए रहेंगे, कुछ MCQs आपका आंसर भूल गए रहेंगे, तो आप फॉरगेट कर लिए, तो फॉरगेट करना और फिर से जाके पढ़ना और रिकॉल करना, ये भी एक तरीका है लर्निंग का। सो लर्निंग इज नॉट ओनली डन बाय रीडिंग, लर्निंग कैन बी डन बाय रीडिंग, लर्निंग कैन बी डन बाय राइटिंग, reading can be done by memorizing, learning not only done by the learning is not only done by the reading, learning is also done by memorizing, learning is done by writing,
लर्निंग इज ऑल्सो डन बाय फॉरगेटिंग, लर्निंग इज ऑल्सो डन बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लर्निंग इज ऑल्सो डन बाय मिस्टेक। और ये जो हमारी जो गलतियां होती हैं, हमारी जो मिस्टेक्स होते हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है लर्निंग का। यस सर, खाली रीडिंग नहीं है। तो ये जो 50 मिनट्स आपने रीड किया है वो आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, और तीनों ही प्रोसेस में आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस सर, ये जो 5 मिनट है ये बहुत ही टेस्टिंग टाइम है, बच्चे के लिए भी ये टेस्टिंग टाइम है और पेरेंट्स के लिए भी ये टेस्टिंग टाइम है। यस सर, पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि 5 मिनट में लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको स्लोली तरीके से इसको प्रैक्टिस में लाना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको पर्पस मिलेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अगर आप 5 मिनट में लोकल रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप 5 मिनट में लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, 3 से 4 पेज जो आपने पढ़ा हुआ है उसको कोई पर्पस ही नहीं मिलेगा। आपको ब्लैंक रहोगे, आप बिल्कुल ज़ीरो अंडा, आपको कुछ नहीं समझेगा। तो जब बच्चे के दिमाग को ये पता रहता है कि ये पढ़ने के बाद मुझे कोई पूछने वाला है, तो माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है, माइंड में वो प्रोटीन जनरेट होते हैं और वो अलर्टनेस डेवलप होता है, और वही अलर्टनेस नीट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए रहता है। और ये अलर्टनेस को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए हम सॉल्व करवाते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं एमसीक्यूज़। यस सर, तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी का आपको एमसीक्यूज़ पढ़ना है, एमसीक्यूज़ सॉल्व करना है। यस सर, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि आपको एक स्लॉट कैसे होगा। एक स्लॉट 30 मिनट का होगा, 15 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, इसके 3 टुकड़े होंगे, 3 पीसेस होंगे। अब हम आगे पे फोकस करते हैं। यस सर, अब मंडे और फ्राइडे, तो आप जरा पहले ये देखिए, आप इस शेड्यूल को देखिए, आप इस शेड्यूल को देख पा रहे हैं कि इसमें 4 स्लॉट में आपको रीडिंग करने के लिए दिया हुआ है। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले यूनिट नंबर 8 से। हम यूनिट नंबर 8 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप काफ़ी बोर हो चुके हैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करके या यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करके। अगर मैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट किया तो आप बोर्डम में चले जाते हैं। अपने बोर्डम को हटाने के लिए आपको ना आपका डायरेक्शन चेंज करना है। यस सर, सो इसलिए हम फर्स्ट टाइम यूनिट नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज़ के टॉपिक हैं। यस सर, पहले 2-3 दिन हम 2 ही स्लॉट दे रहे हैं आपको। यस सर, इस वीक में हम आपको 2 ही स्लॉट दे रहे हैं और आगे आपको 4 स्लॉट दे रहे हैं। यस सर, तो बिगनिंग, अच्छी बिगनिंग होने के लिए आपको 2 ही स्लॉट दिया जा रहा है, पक्का। तो आप देख रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी 1 और इम्यूनिटी 2 पढ़नी, मतलब इम्यूनिटी का जो पार्ट है हेल्थ एंड डिजीज़ में, आपको वो 2 बार में पढ़ना है। यस सर, फिर डिजीज़ पार्ट है, डिजीज़ 1, डिजीज़ 2, डिजीज़ 3। तो डिजीज़ के पार्ट, अगर ये 4 पार्ट दिए हुए हैं तो ये 4 पार्ट को, या किसी भी टॉपिक में 3 पार्ट दिया हुआ है, किसी भी टॉपिक में 5 पार्ट दिया हुआ है। यस सर, तो आप उसको उतने हिस्से में डिवाइड कर लीजिए और आप उसको पढ़ना चालू कीजिए। यस सर, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और इसी तरीके से आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब आप देख सकते हैं कि मंडे से फ्राइडे आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, और सैटरडे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आप 16 मई पे फोकस कीजिए। आप 16 मई पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैटरडे आपको कैसी पढ़ाई करनी है। आपको इस पूरे वीक में आपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसको आपको पढ़ना है, और सैटरडे जो आपको पढ़ना है वो है पूरे वीक में आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है, पूरे वीक में आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है उसको आपको सैटरडे पढ़ना है, 2 घंटे में पढ़ना है। एक 60 मिनट का एक स्लॉट होगा और दूसरा 60 मिनट का दूसरा स्लॉट होगा, और वीक नंबर 1 में आपने जो भी पढ़ाई की है उस चीज़ को ख़त्म करना है आपको 2 घंटे में, है ना। तो ये हो जाती है हमारी सेकेंड रीडिंग। यस सर, पहली रीडिंग आपको हमेशा ट्रूमैन से करनी है। जो सेकेंड रीडिंग होती है, जो थर्ड रीडिंग होती है, वो आपको हमेशा एनसीईआरटी से पढ़नी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
सो मंडे से लेके फ्राइडे तक फर्स्ट रीडिंग है और ये आपको ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से करनी है, टीएमयू से करनी है, लेक्चर नोट से करनी है, आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के नोट से पढ़नी है। तो इस तरीके से आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। तो ये सिंपल आइडिया है जो मैंने दे दिया हुआ है। अब आपको सैटरडे क्या करना है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा ये ओरिजिनल जो प्लान है, ओरिजिनल प्लान वो भी आप देख लीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। सबसे जो पहला कॉलम है वो डेज है, मतलब नीट के लिए कितने दिन बाकी हैं। तो 7 में से 80 दिन बाकी रहेंगे, 80 डेज आर रिमेनिंग। यस सर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। दूसरे कॉलम में आपको डेट बताया गया है, तीसरे कॉलम में आपको डेज बताए गए हैं और फिर 4 स्लॉट हैं। स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3, स्लॉट नंबर 4। और स्लॉट में क्या रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, कितनी देर तक रीड करना है, और ये सब कुछ आपको वहाँ पे बताया गया है। स्लॉट के ब्रैकेट में आपको स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपना टाइम फिक्स कर सकें। फिक्स का मतलब होता है फिक्स, मतलब कुछ भी हो, आप 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक आपको पढ़ना है तो उसी समय पे पढ़ना है। टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, है ना। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक में तो हम संडे को कोई भी एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। यस सर, क्योंकि ये आज फ्राइडे है, थर्सडे है, तो कुछ ही दिन, संडे को 2 ही 3 दिन बाकी है। हम लोग आप आइए फोकस कीजिए सैटरडे हम क्या करने वाले हैं। आप 16 मई को फोकस कीजिए। जब आप 16 मई को फोकस करेंगे, जब सैटरडे है, तो सैटरडे भी आपको पढ़ना है और आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। लेकिन वहाँ पे पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है कि वीक नंबर 1 में या पहले वीक में आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। लेकिन सैटरडे और संडे बच्चा खुद पढ़ेगा, आपको खाली देखना है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। तो बच्चे को खुद पढ़ना है, कोई भी लोकल लैंग्वेज में कोई भी एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ भी नहीं देना है। यस सर। तो सैटरडे पूरे वीक में आखिरी वीक में जो भी पढ़ाई की है उस चीज़ को फिर से रिपीट करना है, सेकेंड टाइम पढ़ना है। तो हम जरा एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। वीक 1 का रिवीजन होना चाहिए। अब आप ना 60 मिनट एक साथ पढ़ाई कर सकते हो, मतलब आप एक घंटे सुबह पढ़ाई करो और 1 घंटे शाम को पढ़ाई करो। यस सर। तो आप ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। सेकेंड टाइम, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंड टाइम। सेम चीज़ को पढ़ना है बट सेकेंड टाइम पढ़ना है। अभी जो सेकेंड टाइम आपको रीड करना है, ये सेकेंड टाइम पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप एनसीईआरटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? एनसीईआरटी से। अल्टीमेटली एनसीईआरटी हमारी मदर बुक रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। अल्टीमेटली खाली कॉन्सेप्ट को डीप करने के लिए हम लोग ट्रूमैन यूज़ कर रहे हैं, ट्रूमैन का यूज़ कर रहे हैं, बट क्वेश्चंस जो होंगे, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एनसीईआरटी से होगी। यस सर। और आप ट्रूमैन नहीं भी पढ़ सकते हैं अगर आपका गोल कम है, आपका गोल थोड़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं है ट्रूमैन पढ़ने की। यस, ये गोल उन्हीं के लिए है जिनको 340 से लेके 360 मार्क्स लेना है। अगर आपको इतना मार्क्स चाहिए तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी होगी, है ना। ओके, अब आपने सेकेंड रीडिंग कर ली और ये सेकेंड रीडिंग आप एनसीईआरटी से पढ़ लिए। अब बात आता है अब दिन आता है संडे। यस सर। संडे हमेशा आपका फेवरेट दिन होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये एग्ज़ाम होगा, नीट एग्ज़ाम, एक चीज़ फिक्स है, डेट फिक्स नहीं थी, नीट की डेट फिक्स नहीं थी, डेट चेंज हो गई थी। लेकिन एक चीज़ फिक्स थी जो सभी को पता था कि एग्ज़ाम होगा तो बस संडे ही होगा। तो आप हमेशा समझ लीजिए कि संडे रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, संडे और भी ज़्यादा काम करने का टाइम है। यस, संडे आपको क्या करना है, फोकस कीजिए। संडे आपको 8 से 10, मतलब आपको अब लगातार 120 मिनट पढ़ाई करना है। यस सर। तो आपको लगातार 120 मिनट पढ़ाई करना है
और 120 मिनट पढ़ाई करके आपको कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। अब आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि 17 को आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, यूनिट नंबर 8 का एग्ज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम है। रीडिंग होती है वो आपको 8 से 10 करना है, सुबह करना है, संडे को करना है, और ये होगी आपकी थर्ड टाइम रीडिंग। और इसमें आपको क्या पढ़ाई करनी है, सेम चीज़ की पढ़ाई करनी है, बट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो अब क्या होता है, आप मंडे से लेके फ्राइडे तक आप सेम चीज़ को पढ़ते हो ट्रूमैन से, फिर सैटरडे को आप सेम चीज़ को पढ़ते हो एनसीईआरटी से, और फिर आप थर्सडे और फिर आप संडे अर्ली इन द मॉर्निंग 8 से 10 आप सेम चीज़ को पढ़ते हो एनसीईआरटी से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपको कि आपका जो रीडिंग होता है वो अब 3 बार हो गया है किसी भी टॉपिक का। अब आप तैयार हैं, आर यू रेडी नाउ? या यू ऑफ कोर्स रेडी। अब आप तैयार हैं कि आप ये चार्ट को देखिए। अब 17 मई को आपका पहला टेस्ट है, ये हमारे बायो वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 150 है। यस सर, टेस्ट नंबर 150 है। इसमें क्या सिलेबस है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड यूनिट नंबर 8। तो आपका यूनिट नंबर 8 पढ़ के हो गया है अभी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन भी पढ़ के हो गया। अब क्या करना है आपको, इन चैप्टर पे आपको 17 को आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट का जो टाइमिंग होगा, तो हम लोग आते हैं नंबर 5 पे। यस सर, 5 पे आपका टेस्ट का टाइमिंग 2 बजे से लेके 3 बजे तक होना चाहिए। यस सर, बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है आपको कम से कम 60 मिनट में एग्ज़ाम ख़त्म करना है। यस सर, जो नीट का टॉपर होता है या जिसको 340 से 360 मार्क्स आते हैं, वो नीट बायोलॉजी का एग्ज़ाम 50 मिनट में ख़त्म करता है ना। तो आप अपने लिए टारगेट बनाइए कि आप 60 मिनट में एग्ज़ाम कवर करें। 60 मिनट में नहीं होता है तो 10 मिनट और ले लो, तो आप 70 मिनट में कवर करो, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आप मत लो, आपको नहीं लेना चाहिए। यस सर, सो यू ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर ब्रेन टू वर्क इन दिस वे इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। यस सर, ओके। सो 2 से 3 बजे तक आपको संडे, थर्ड टाइम पढ़ने के बाद आपको संडे, अब आपको इसका एग्ज़ाम देना है। तो 17 मई को हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, आफ्टर पोस्टपोन होने के बाद हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, और ये टेस्ट नंबर 150 होगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम यूनिट नंबर 8 का एग्ज़ाम देंगे, रेस्पिरेशन का एग्ज़ाम देंगे, प्लस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इस टॉपिक का हम एग्ज़ाम देंगे। 360 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। इज़ दैट क्लियर? और 360 मार्क्स का एग्ज़ाम अपीयर करना है आपको। संडे सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे मतलब पॉइंट नंबर 4 में आपको संडे और एक चीज़ करनी है, और वो चीज़ है कि पिछले 40 दिनों में आपने यूनिट नंबर 8 के, रेस्पिरेशन के, ट्रांसपोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स दिए हुए हैं, वो एग्ज़ाम पेपर्स को आपको रिवाइज़ करना है ना। तो एग्ज़ाम पेपर्स आपका रिवाइज़ होना चाहिए, स्पेशली उस पेपर में आपने क्या गलती की थी वो गलती रिवाइज़ होनी चाहिए। तो आपको चाहिए तो आप सैटरडे उसको रिवाइज़ कर लो पेपर्स को, 1 आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके, या आप संडे, अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है तो आप संडे रिवाइज़ कर लो। आई विल बी प्रिफर्ड यू मस्ट बी डूइंग ऑन सैटरडे इटसेल्फ। आप सैटरडे ही कर लो, नहीं ना। अगर संडे करोगे तो संडे आप पोस्टपोन करना चाहोगे तो पोस्टपोन ही हो जाएगा। अगर सैटरडे प्लान कर रहे हो तो सैटरडे पोस्टपोन किए तो शायद संडे कर लो। इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है। अब आपको वीक 2 का स्लॉट दिया जाएगा। आप इस चार्ट को देखिए। वीक 2 में हम लोग मिनरल पढ़ रहे हैं, हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, स्लॉट नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं सेकेंड वीक में हम लोग स्लॉट नंबर जो 4 है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समरी एंड क्वेश्चन, जो यूनिट नंबर 8 में प्रेजेंट है और यूनिट नंबर 4 में प्रेजेंट है। क्या होता है ना, जो एनसीईआरटी होती है या एनटी होती है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होती है वो आपके एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस है या समरी है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन
समझना, उस क्वेश्चन का आंसर देना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने कोई और एक्स्ट्रा प्रेशर ना देते हुए हमने ये स्लॉट में, जो 4th स्लॉट है, उसमें आपको समरी और क्वेश्चन जो दिए हुए एनसीईआरटी के लास्ट में, उसको पढ़ने की हम आपको टाइम दे रहे हैं। यस सर, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। अब आगे आप समझ लो। तो ये आपका रहा 5वां पॉइंट, और ये वीक नंबर 1 में आपने ये एग्ज़ाम दिया। अब आप ऐसे ही वीक नंबर 2 की तैयारी करेंगे हमारे टाइम टेबल के हिसाब से, वीक नंबर 3 की तैयारी करेंगे हमारे टाइम टेबल के हिसाब से, वीक नंबर 4 में करेंगे। लेकिन एवरी टाइम जब आप एग्ज़ाम देंगे तो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो होंगे ना, वो बढ़ते जाएंगे। यस सर, मतलब पहले वीक में आप यूनिट नंबर 8 रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट दे रहे हो, है ना, पहले वीक में। तो वीक नंबर 2 में आप यूनिट नंबर 8, मतलब आपका ये टेस्ट नंबर रहेगा 151, ये आपका टेस्ट नंबर रहेगा 151 में आप यूनिट नंबर 8 भी दे रहे हो और आप यूनिट नंबर 4 भी दे रहे हो। यस सर, आपको मालूम है कि 4 में ज़्यादा चैप्टर्स हैं। यस सर, 6 चैप्टर्स आर देयर। तो 6 चैप्टर इसके हैं और यूनिट नंबर 8 के 3 चैप्टर्स हो गए, पक्का। तो अभी आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ गए। तो पहले वीक में आपको खाली 3 इसके 4-5 चैप्टर्स थे, और यहाँ पे सीधा 5 चैप्टर्स है। यहाँ पे 5 चैप्टर्स थे पहले वीक में। सेकेंड वीक में इक्वेशन बदल गया। अब आपको क्या चैप्टर देना है? अब आपको 9 चैप्टर्स पे एग्ज़ाम देना है। 6 चैप्टर यूनिट नंबर 4 के हैं और 3 चैप्टर यूनिट नंबर 8 के हैं। इज दैट क्लियर? अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में, मतलब वीक नंबर 3 में आपको नया रीडिंग प्लान दिया जाएगा, नए टॉपिक का रीडिंग प्लान दिया जाएगा, और पुराने वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3 तीनों वीक का एग्ज़ाम पेपर टेस्ट नंबर 152 रहेगा। तो टेस्ट नंबर 152 में यूनिट नंबर 8 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, और उसके साथ एक तीसरा यूनिट भी रहेगा, या उसके कुछ चैप्टर्स रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका रीडिंग प्लान क्या हुआ है। इज दैट क्लियर? और आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है। इस एग्ज़ाम लेने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिव टेस्ट सीरीज। यस सर, तो आपको पता होना चाहिए, मैं इसका नाम लिख देता हूं, इंटीग्रेटिव टेस्ट सीरीज। इंटीग्रेटिव टेस्ट सीरीज की खास बात ये होती है कि इसमें एवरी वीक में नंबर ऑफ चैप्टर्स ऐड होते जाते हैं। तो जैसे जैसे वीक आगे जाते जाएंगे आपका जो बच्चा होगा थोड़ा और सीरियस होता जाएगा, है ना। तो हम इजी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और इजी तरीके से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, और हम वीक में एक ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो आपके बच्चे को इस समय ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, और ज़्यादा प्रेशर होना भी नहीं चाहिए। क्यों ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए? यस सर, आपके बच्चे को एक 24 आवर्स में मंडे से लेके फ्राइडे में ही टेंशन है। कौन सा टेंशन है? आपको बच्चे को इस 5 मिनट का टेंशन रहेगा। यस सर, तो एक दिन में 20 मिनट का टेंशन रहेगा, और ये आपको ये फॉलो करना है। ये स्टार है, स्टार परफॉर्मर है। यस सर, बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो आपको ये 5 मिनट पे अच्छे से काम करना होगा। 5 मिनट पे काम करने के बाद आपको भूल नहीं जाना है, आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा ये 10 मिनट एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर रहा है, क्योंकि नीट एमसीक्यूज़ का खेल है। हमेशा ये बात मत भूलना कि नीट एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आता है। तो एमसीक्यूज़ कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, लैंग्वेज क्या होती है, स्टेटमेंट कैसे होते हैं, वो बच्चे को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और वो समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा ये 10 मिनट एमसीक्यूज़ भी करे। उसमें गलती करे, करने दो, सीखेगा, क्योंकि मिस्टेक भी एक प्रोसेस है लर्निंग का, है ना। गलती करना भी है, आपको मार्क्स से डरना नहीं है। हर एग्ज़ाम के बाद आपको देखना है। मैं आपको एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें आपको एग्ज़ाम को कैसे अपीयर करना है। यस सर, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को बायो वर्ल्ड में कैसे अपीयर करवाया जाता है, बच्चों को कैसे उनको ट्रेन किया जाता है। यस सर, फ़िलहाल के लिए ये रीडिंग प्लान है। अगर आप बायो वर्ल्ड के स्टूडेंट नहीं हैं, किसी बाहर के इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके आप रजिस्टर करवा सकते हैं बायो वर्ल्ड में, और आपको ये इंटीग्रेटिव टेस्ट सीरीज़ के जो पेपर्स हैं और ये जो भी टाइम टेबल है प्रिंटेड फॉर्म में, वो PDF फॉर्म में वो आपको दे दिया जाएगा। यस सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम 2020।